नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल की लौ में विलय। पीएम मोदी का ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। विपक्ष ने किया विरोध। केजरीवाल ने चन्नी को बताया बेईमान, चन्नी का पलटवार। बोले केजरीवाल ने सभी हदी की पार, दर्ज करवाएंगे मानहानि का केस। प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे का किया खुलासा। बोली मेरे अलावा कोई दिख रहा है क्या, घोषणा पत्र भी किया जाए। देशमुख की फिर बड़ी 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पूछताछ में किया खुलासा। बोले परमवीर नहीं चाहते थे एनटीए केस एटीएस को ट्रांसफर किया जाए। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। 71% लोगों ने किया पसंद, बाइडेन और जॉनसन को भी सीट। सबसे पहले बात अमर जवान ज्योति पर शुरू हुई सियासत पर। इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय किया गया है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी सियासत करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अमर जवान ज्योति की लौ को शिफ्ट करने के फैसले को शहीदों का अपमान बताया, तो वहीं सरकार का कहना है कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझाई नहीं जा रही है, बल्कि इसका सिर्फ विलय किया गया है। कांग्रेस अफवाह फैला रही है। इस विवाद के बीच पीएम मोदी ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जिसका 23 जनवरी को पीएम मोदी अनावरण करेंगे। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस इतना क्यों छटपटा रही है? देखिए, विरोध करने वाले और इस फैसले का समर्थन करने वालों के बीच साफ साफ आप फर्क देख सकते हैं। इस फैसले का कि वॉर मेमोरियल हिंदुस्तान में सिर्फ एक हो, अमर ज्योति जवान जो है वो एक जगह हो, इसके समर्थन में कौन है? तो वो तमाम शहीद के परिवार वाले हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, सेना के लोग हैं और जो रैशनल थिंकिंग रखते हैं। और विरोध करने वाले कौन हैं? तो विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का बाकायदा सबूत मांगा, जिन लोगों ने एयर स्ट्राइक के वक्त ये कहा था कि भाई हमारी जो वायुसेना गई वहाँ कुछ पत्ते कुछ पेड़ को गिरा करके आ गई। तो ये राजनीति वॉर मेमोरियल के साथ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा सवाल है, भाई शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शिफ्ट करने की ज़रूरत यूँ पड़ी कि अमर ज्योति जवान का जो है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो 26 जनवरी के दिन जब परेड होता है तो जो पहली सेरेमनी होती है वही होता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब इस सरकार ने एक और शहीद स्मारक बना दिया, जो नेशनल वॉर मेमोरियल, जो ठीक 300-350 मीटर इस जगह से आगे है। उस जगह पे अब दो जगह तो सेरेमनी होगी नहीं, दो जगह एक ही चीज़। इसलिए ये जो सारी चीज़ें जो हैं बाकायदा आर्मी के ही सुझाव के ऊपर, कि चूँकि दो अमर जवान ज्योति है इसलिए एक जगह उसको शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो सेरेमनी वगैरह होते हैं, विदेश से जो डेलीगेट्स आते हैं या फिर कुछ भी इस तरह का चीज़ होता है, तो उसके लिए एक जगह हो। मोदी सरकार ने बहुत ही शानदार नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है और पूरी दुनिया में जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो एक ही होता है। तो इसलिए उसे शिफ्ट किया जा रहा है। इन लोगों ने कह दिया भाई लौ को बुझाया जा रहा है, बस सारे भोंपू स्टार्ट हो गए कि ये बदला जा रहा है वो बदला। जीवन में और समाज में और परिवार में आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो हर चीज़ पे उनको दिक्कत होती है। तो ये विपक्ष हिंदुस्तान का ऐसा ही है कि जो हर सही फैसले में वो गलती ढूंढने की कोशिश करता है और इसीलिए जनता की नज़रों में ये लोग गिरते चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर, केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल केजरीवाल ने कांग्रेस नेता के भतीजे सहित पंजाब में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी के बाद उन्हें एक बेईमान व्यक्ति करार दिया था और कहा था कि चन्नी एक आम आदमी नहीं बल्कि एक बेईमान आदमी है। केजरीवाल की इस हरकत पर चन्नी आग बबूला हो उठे। चन्नी ने आरोप लगा दिया कि केजरीवाल को दूसरों की छवि खराब करने के लिए आरोप लगाने की आदत है। केजरीवाल ने अब सभी हदें पार कर दी हैं। चन्नी ने अपनी पार्टी से आप नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया है। डॉक्टर साहब, क्या आप चन्नी ने केजरीवाल को बुरी तरह से फंसा दिया है? देखिए, केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। अभी वहां पे ईडी की कार्रवाई हुई चन्नी के भतीजे के घर, तो ईडी अचानक से इसको अच्छी लग रही है कि सही कार्रवाई हो गई, ये भ्रष्ट है, ये तो चोर है। तो पता नहीं जो इसका जो बातचीत करने का अंदाज है। बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, जब वहाँ पे इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा था, जब कोयला घोटाला, वहाँ पे जो अभिषेक बनर्जी उसके परिवार और उसके रिश्तेदारों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी, तो ये कह रहा था कि भाई ये तो सेंट्रल एजेंसियों का बड़ा गलत इस्तेमाल है। जब इसके चहेते आईएएस ऑफिसर्स के घर पे छापेमारी पड़ी थी, तब तो ये चिल्ला उठा था कि मेरे घर छापेमारी हो रही है। तो दूसरे के घर जहां इसको पॉलिटिकली सही नज़र आता है, तो वहां ये इस तरह के आरोप लगाता है। लेकिन चन्नी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतनी जल्दी वो सारी चीज़ों को वो समझ चुके हैं और बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने आप को एक मैच्योर्ड राजनेता की तरह साबित करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो सेंध वाली जो मसला था, उसमें उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन इस बार इसने केजरीवाल को, उसको कहते हैं भाई गर्दन पकड़ना, वो कायदे से पकड़ा है। क्योंकि चन्नी साहब इस चीज़ को भी जानते हैं कि केजरीवाल ने अब तक जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया और जिन जिन लोगों ने कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दायर किया है, सीधे बंद कमरे में जाकर के केजरीवाल ने पैर पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगी है। चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो इवन कपिल सिब्बल हो, लंबी लिस्ट है। जिस जिस लोगों के खिलाफ इसने कहा ये भ्रष्ट है, तो वो है, हमारे पास सारे सबूत हैं, ये कहते हुए जब भी ये आरोप लगाता है, केसेस होते हैं, तो ये सीधे वहाँ जाकर के माफ़ी मांग लेता है। इसलिए चन्नी ने ये सही कदम उठाया है। ऐसे नॉन सीरियस लीडर्स को, जो चुनाव के समय लोगों को बरगलाने के लिए लोगों की इमेज को खराब करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर, कांग्रेस की सीएम चेहरे पर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के लिए तैयार युवा घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, जिसके बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के सीएम चेहरे का भी खुलासा कर रही हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस सीएम फेस कौन होगा। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि आप मेरा चेहरा हर तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ मैं दिख रही हूं, मेरे सिवा कोई और दिख रहा है क्या? डॉक्टर साहब, प्रियंका गांधी ने इशारा दे दिया है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस वही होंगी। कितनी बढ़त मिलेगी कांग्रेस को? कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं खामखा प्रियंका वाड्रा को ये कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है कि वो हर जगह हर तरफ नज़र आ रही है। इसका मतलब ज़रूर है कि प्रियंका वाड्रा ने अपने आसपास चाटुकारों की फौज पैदा कर ली है, जो उनको ये सच्चाई नहीं बता रहा कि ना कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र आ रही है, ना प्रियंका वाड्रा नज़र आ रही है। अब इसमें एक और जो बात समझने की है कि इतने बड़े राज्य में अगर कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे लोग कहते हैं विपक्ष को मजबूत करो, कांग्रेस के बिना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे पत्रकार, जब हम लोगों की बातचीत होती तो लोग यही कहते हैं कि बिना कांग्रेस के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस को समझाए कौन? हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में वो चुनाव हो रहा है, आपके पास एक व्यक्ति नहीं है जिसको आप ताल ठोक के ये कह सके कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो अजय कुमार लल्लू, जो भी हो, आपके पास एक नेता तक नहीं है कि जिसे आप ये बता सके। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ऐतिहासिक, जिसको कह सकते हैं कि मिनिमम परफॉर्मेंस, सबसे कम सीट लाने के रिकॉर्ड को
कांग्रेस पार्टी इस बार तोड़ने जा रही है यही। और आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें करते कि मैं ही छाई हुई हूँ हर जगह। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति एक अजीबोगरीब नशा है। जिन लोगों का जमानत जब्त होने वाला होता है, चुनाव से पहले उनको हर तरफ हरियाली नज़र आती है, उनको लगता है कि वो जीत रहे हैं, और चुनाव के बाद हकीकत पता चलता है कि उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो कांग्रेस का हाल यही है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर वसूली गैंग के आका पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जमानत रद्द होने के बाद अब उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्हें ईडी ने 2 नवंबर 2021 को उनके खिलाफ जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तो वहीं दूसरी ओर चांदीवाल आयोग में देशमुख ने परमवीर को लेकर कई खुलासे किए और कहा कि जब एंटीलिया मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर एटीएस को सौंपने की बात चल रही थी, तब परमवीर सिंह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो उस वक्त कांप रहे थे, साथ ही मना रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब क्यों देशमुख परमवीर पर लगातार नए नए आरोप ठोक रहे हैं? देखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब एक दूसरे के साथ मिलके मुंबई को लूट रहे थे, वसूली करने में जुटे हुए थे, और अब इन लोगों में आपस में ही भिड़ंत चल रही है। अब हुआ क्या, पहले तो अनिल देशमुख बेचारे फिर से वो 14 दिनों के उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, वो जेल में रहेंगे अभी, अर्थात जेल में। अब दूसरी बात ये कि ये जो चांदीवाल आयोग है, चांदीवाल आयोग का कोई लोकस स्टैंडर्ड उस तरह का दिख नहीं रहा कि भाई उसमें कुछ बड़ा कुछ निकल के आएगा या नहीं आएगा। ऑलरेडी मसला अब कुछ दिनों में सीबीआई उसको टेकअप करने वाली है, ये अलग कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जब एंटीलिया केस हुआ तो उनको बुलाया गया, वो कांप रहे थे, वो उन्होंने मना किया था कि भाई एटीएस को मत देना। अरे भाई, गजब कहानी है। आप एक तरफ ये बातें कह रहे हो चांदीवाल आयोग में, और उस वक्त जब आप गृह मंत्री थे तो असेंबली के अंदर आप क्या कह रहे थे? असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा था कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे सचिन वाजे है, सचिन वाजे को सस्पेंड करो। क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, वहां पे एक्शन लेने की बात हो रही थी, तो आप ये कह रहे थे कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप उस समय उस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे कि ये कोई आतंकी हमला है। उस वक्त 7 से 8 बार असेंबली की प्रक्रिया को आपने रोका, यही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की पार्टी के मुखपत्र सामना अखबार में यह लिखा जा रहा था कि जो लोग सचिन वाजे के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। सचिन वाजे एक ईमानदार और कैपेबल पुलिस अधिकारी है। अब ये सारे कच्चे चिट्ठे सचिन वाजे नहीं खोला है। अब बचने के लिए आपको कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। भाई, आपने सब कुछ हवा हवाई में चलेगा। आपने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बुलाया, उसको कोई नोटिस दी, कोई कागज है कि आपने इस तरह की कार्रवाई की मांग की और परमवीर ने उसे मना कर दिया। कांप रहे थे, हम दोनों कमरे में थे, हमने देखा कि वो कांप रहे थे। इन सब बातों का कोई मायने मतलब नहीं है। आपने इसके फौरन बाद क्या आदेश दिए? क्या आपने जब इस तरह की कहानी आई कि इसमें कोई टेररिस्ट एंगल है, कोई तिहाड़ जेल से बैठ करके उसकी बाकायदा जिम्मेदारी ले रहा है, तो एक ईमानदार गृह मंत्री होने के नाते आपको फौरन एनआईए में डाल देना चाहिए था। आपने नहीं दिया। तो ये सवाल आपसे क्यों नहीं पूछा जाए कि आपके नॉलेज में सब कुछ हो रहा था और आपने जानबूझकर इन सारे केसेस को दबाने की कोशिश की। अब तो वो अलग बात है कि जब सचिन वाजे मनसुख हिरेन के केस में फंस गया और उसने चिट्ठी लिख दी, उसने खुलासा कर दिया, परमवीर सिंह को आपने मुंबई कमिश्नर से हटाया तो उसने अलग एक चिट्ठी लिख दी,
उस वजह से ये पूरा भांडा फूट गया। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अभी 14 दिन अर्थर जेल में ही देशमुख साहब का निवास है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पीएम मोदी पर। देश के साथ साथ विदेशों में भी पीएम मोदी का डंका बज रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% है। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति, इटली के प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी तो पूरी दुनिया में छा चुके हैं। देखिए, इस तरह की खबरें हिंदुस्तान के लिए तो गौरवान्वित करने वाली खबरें हैं, लेकिन जब ये खबरें आती हैं तो मीडिया के गैंग, विपक्षी पार्टियां, इनको बड़ा सदमा सा लग जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इस तरह की जो स्टडी हो रही है वो खास करके तब से और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जो कोरोना के माने जो कहर के बाद किस देश में सरकार के खिलाफ और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कितनी नाराज़गी है, उसको नापने तौलने के लिए कई सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जितनी भी इतनी सर्वेज होती हैं उसमें प्रधानमंत्री अव्वल नंबर पे होते हैं। अब ये सर्वे किस तरीके से होता है ये भी समझ लीजिए। ये दरअसल ये नहीं कि पूरी दुनिया भर में एक लीडर के बारे में बातचीत होती है, ये हर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के देश के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग क्या है, कहीं वो फिसल तो नहीं गया। अब ये जो 71 हुआ है, ये नंबर 1 तो वो पिछले 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इस बार ये है कि पहले 65 या 66 था और ये बढ़ के 71 हो गया। मतलब एक तो विपक्ष अपनी करतूतों से, अपनी अक्लमंदी से पीछे जा रहा है और प्रधानमंत्री अपनी कर्मठता, अपने कामकाज से वो ऊपर जा रहे हैं। और ये जब तक प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी इस तरह से कायम रहेगी, जो खास करके जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, उसके चुनाव में उन्हें हराने में काफ़ी दिक्कत जो होने वाला है। अभी जैसे इस खबर को अगर आप अभी के चुनाव में अगर आप जोड़ के देखें तो टेक्निकली गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बदल जानी चाहिए थी, यूपी में भी बदल जानी चाहिए थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर गोवा हो, इन चारों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आती हुई दिख रही है। और अगर ये 4-1 हो गया, पंजाब में चूंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहाँ पे तो कभी वो अपने से चुनाव कभी लड़ी नहीं, वो सेकंड फिडल थर्ड फिडल का काम करती है, अलायंस में ही अब तक चुनाव लड़ रही है। तो अगर ये वापस ये सरकारें आ जाती हैं तो ये समझिए कि 2024 का चुनाव के नतीजे जो हैं वो अभी ही 2022 में ही निकल जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।